सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए। सो गाइस, मैं लक्ष्मण लेकर आ गया आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है, वैसे मैं नॉर्मली अपने चैनल पे कोडिंग सिखाता हूँ, टेक्निकल ट्रिक्स सिखाता हूँ, लैपटॉप वगैरह के बारे में बताता हूँ, है ना। आप जो भी मैं पुराने सब्सक्राइबर होंगे सब जानते ही होंगे। बट आज का जो वीडियो है उसमें जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। हो सकता है ये टॉपिक आप में से बहुत लोगों के लिए यूजफुल ना भी हो, और जिनको लगता है कि ये टॉपिक उतना यूजफुल नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आज की वीडियो में कोई भी कोडिंग या ये सब कुछ भी सिखाने के लिए मैं नहीं आया। बट आज का जो वीडियो है उसमें जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में मैं वो टॉपिक लेकर के आया हूँ जो बहुत ही कम लोग कवर करते हैं या ना के बराबर लोग कवर करते हैं हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं जो है वो आंसर करूंगा। और जो आज की वीडियो होगी, ठीक है, उसमें मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक डाउट होते हैं हमारे इंडिया में चीजों को लेकर के, उसको क्लियर करने की। तो बेसिकली आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, आज जो मैं टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि हाउ टू बिकम एन इंजीनियर एज अ विजुअली इम्पेयर्ड। अगर आप एक विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आप मेरी तरह किसी इंजीनियरिंग फील्ड में कैसे आ सकते हैं, ये चीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अम, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में या हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, या नहीं जानते हैं लोग, या इसके बारे में उतने अवेयर नहीं होते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की जो ड्यूटी है वो बड़े बड़े टीचर्स, एनजीओज, इन सब की है। और वो लोग करते भी हैं अपने लेवल पे जितना वो कर सकते हैं। बट जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस काम को करने की, वो उसकी है जो इस जर्नी से गुजरा है, थ्रू आउट दिस जर्नी जो गुजरा है। और मैं गुजरा हूं, तो मैं इसको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से जो है वो बताना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के पास अवेयरनेस फैले। ठीक है। तो मैं कौन होता हूँ आप लोगों को ज्ञान देने वाला कि इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में कैसे आते हैं। अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए अचीवमेंट, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये सारी चीजें प्रूफ हो सके। तो बेसिकली मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा है, और मैं ट्रिपल आईटी नागपुर से बीटेक कर रहा हूँ इन कंप्यूटर साइंस। स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस है मेरी। और वैसे मैं चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो जितने मेरे सब्सक्राइबर्स के पास पहुंचे, मतलब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, उससे कहीं ज्यादा ये जो वीडियो है वो न्यू व्यूअर्स के पास पहुंचे। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर में जो लोग होंगे उनमें से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब उस टाइमलाइन को क्रॉस कर चुके हैं जिस टाइमलाइन में हम इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं या अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं किसी फील्ड में, है ना। तो हो सकता है आप लोग इस टाइमलाइन को क्रॉस कर चुके होंगे, या आप कोडिंग एज अ पैशन कर रहे हैं, आप करियर नहीं बिल्ड करना चाहते। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। पर अगर जो नहीं है, प्लीज आप लोग, अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप तक ये वीडियो पहुंची है, तो प्लीज ये वीडियो उस तक पहुंचाइए जिसको नीड है। स्पेशली हो सके तो उन बच्चों तक जो अभी स्कूल में है। ठीक है। अब इस वीडियो के शुरू करने से पहले एक और डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं, जो ये है कि अब ये जो वीडियो है, ठीक है, तो इसमें अगर आप इस उम्मीद से आए हो कि मैं कुछ ऐसा ट्रिक दे दूंगा जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे, थोड़ा सा 2 लाइन का कोड लिख करके आपके पास लाखों रुपए आ जाएंगे, तो ये तो इस वीडियो में आप लोगों को नहीं मिलने वाला। और अगर आप 11 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीए एमए कर रहे हैं, आप आर्ट्स फील्ड से हैं, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उतना हेल्पफुल, सॉरी टू से, बट नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो, एक्चुअली आज का जो वीडियो है, जो मेरी बातें हैं, मैं पहुंचाना जिन लोगों तक चाहता हूं, शायद उन लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप लोग
पहुंचा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है स्पेशली में देखना उनको चाहिए जो लोग अभी 9th क्लास से भी नीचे है, मतलब 7th क्लास में है, 8th क्लास में। ऐसा क्यों है मैं अभी आगे बताऊंगा। तो अगर छोटे स्कूल के बच्चे अगर देख पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और 9th 10th 11th 12th के बच्चे देख रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, बट जितना छोटे क्लास के बच्चे देखे उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हाउ टू बिकम एन इंजीनियर एज अ विजुअली इम्पेयर्ड। देखिए, मैं दोनों को अज्यूम करके चलूंगा। मैं ऐसा भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एज एन इंडिविजुअल मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऐसा भी अज्यूम करूंगा कि मेरी वीडियो को कोई एक पेरेंट देख रहा है, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी 7th 8th 9th क्लास के बच्चे तक पहुंचे, तो उस तक पहुंचने से पहले ये वीडियो पेरेंट के थ्रू होकर के ही उसके तक पहुंचेगी, है ना। ये फिल्टर तो रहेगा, तो मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग कैसे करते हैं बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, सबसे पहले तो इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है, ऐसा अगर आप लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग करना या इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में जाना विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक अलग तरीके का, मतलब कॉन्सेप्ट है, अलग तरीके से जाते हैं। नॉर्मल जो स्टडीज होती हैं, नॉर्मल जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनको क्रॉस करके हम नहीं जा सकते हैं इस फील्ड में, अगर ऐसा लगता है आप लोगों को। ठीक है, तो हो सकता है आप थोड़ा गलत हो, क्योंकि देखिए, जो ये जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, ये एक मेन स्ट्रीम फील्ड है। मेन स्ट्रीम फील्ड का मतलब क्या होता है? मेन स्ट्रीम फील्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फील्ड है जो सोसाइटी में हर इंसान करता है, नॉर्मल लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड ही कर सकता है, जैसे कि ब्रेल पढ़ना। तो ब्रेल पढ़ना एक विजुअली इम्पेयर्ड ही कर सकता है। ठीक है, बट इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे कि सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड ही वहां पे अपना झंडा गाड़ सकता है। यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड के अलावा बहुत लोगों ने यहाँ पे अपने झंडे गाड़ रखे हैं, बहुत लोग इस फील्ड में हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कोई भी अलग तरीका नहीं है जिससे कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाए। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी मिलेगी, और उस इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करना आना चाहिए, जो कि बताऊंगा कैसे करना है। क्या क्या इनकम्पैटिबिलिटीज आती हैं स्टडीज में, सोशल नॉर्म्स में, चीजों में, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे। बट ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्योंकि अब ये पता चल चुका है कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कोई भी अलग तरीका नहीं है कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाए। नॉर्मल जो हर इंसान फॉलो करता है वही फॉलो करके, पाथ फॉलो करके जाना पड़ेगा। तो अब नॉर्मल पाथ तो आज के टाइम पे बहुत लोग आगे ने पता ही होगा, पर मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि हो सकता है मेरी वीडियो कोई ऐसा इंसान भी देखे, कोई ऐसे पेरेंट्स भी देखे जिनको ना पता हो, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 11th एंड 12th में, ठीक है, साइंस लेनी पड़ेगी। और साइंस में आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश और एक एडिशनल सब्जेक्ट तो रहता ही, वो तो आप जो चाहो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ता है जिसका नाम होता है JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके दो फेज होते हैं, मेन और एडवांस। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो अदर एंट्रेंस एग्जाम जैसे COET वगैरह के थ्रू, मतलब उनकी तरह यहाँ पे भी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, जिनमें आपको टॉप के NITs, IIITs और IITs में या GFTIs में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, लेकिन जब बात विजुअली इम्पेयर्ड की आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो गेम है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है ये बताता हूँ आपको। तो अगर आप एक विजुअली इम्पेयर्ड और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये चीज समझिए, 11th 12th में पहला जो प्री रिक्विजिट है इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, वो क्या है? 11th एंड 12th में साइंस होनी चाहिए। ठीक है, तो 11th और 12th में साइंस तभी मिलेगी। ठीक है, 11th एंड 12th में साइंस हर इंसान को मिल जाती है। अगर मैं नॉर्मल कैंडिडेट की बात करूं तो हर इंसान को मिल जाती है 11th 12th में साइंस। पर विजुअली इम्पेयर्ड में दो कैटेगरीज बन जाती हैं। पहला, अगर आप एक CBSE बोर्ड से हैं, ठीक है, CBSE बोर्ड से अगर आप हैं, सेंट्रल बोर्ड जो होता है, तो यहाँ पे
जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि सीबीएसई बोर्ड अलाउ करता है विजुअली इम्पेयर्ड्स या किसी भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन को कि वो 9th और 10th में चाहे तो मैथ साइंस जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स या कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स को स्किप कर सकता है और कोई नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट ले सकता है, जैसे म्यूजिक हो गया, कोई लैंग्वेज हो गया, ये सारी चीजें, या कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज के टाइम पे तो बहुत चलता है कि 9th 10th में मैथ साइंस छोड़ के कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लो, विजुअल इम्पेयर्ड कंप्यूटर में तो बहुत चलता है। पर ये कितना बड़ा स्कैम है ये कोई नहीं जानता। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, इसके ऊपर भी अलग से मैं कवर करूंगा कि ये क्यों इतना बड़ा स्कैम है, क्यों 9th 10th में मैथ छोड़ना एक स्कैम है। बट अगर आप 8th क्लास में हैं, ठीक है, अगर आप 8th क्लास में हैं या 9th क्लास में अपने साइंस और मैथ्स छोड़ने से पहले अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली, या अगर आप एक पेरेंट हैं, तो मैं आपसे यही बात बोलना चाहूंगा कि 9th और 10th में अगर आप मैथ्स और साइंस में अच्छे नहीं हैं, तब भी आप मैथ्स और साइंस ले लीजिए। क्यों ले लीजिए इसके ऊपर अलग से बात करेंगे, लेने से क्या क्या फायदे होंगे इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। बट इतना समझिए कि बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान तो नहीं मैं हूं, पर हाँ, मैंने बहुत स्ट्रगल्स के साथ अपने एकेडमिक्स में परस्यू कर रहा हूँ। ठीक ठाक मैं सीनियर लेवल पे भी हूँ, लाइक मैं कॉलेज में हूँ, तो एक 9th क्लास के बच्चे से तो मैं काफी ज्यादा बड़ा हूँ। और मैं उस फील्ड में बिलोंग करता हूँ, उस फील्ड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे बहुत कम विजुअल इम्पेयर्ड्स जाते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, 3-4 साल बड़ा हूँ आप लोगों से, अगर आप एक बच्चे और मेरी वीडियो देख रहे हो तो, और अगर आप पेरेंट हो तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ मैंने बोला है, इसलिए आप अगर पेरेंट है तो अपने बच्चे को 9th 10th क्लास से मैथ साइंस दिलवा दीजिए। और अगर आप खुद मेरी वीडियो सुन रहे हैं, खुद एक स्टूडेंट है, तो प्लीज 9th और 10th में इस स्कैम में मत फंसिए कि मैथ्स और साइंस हम स्किप कर देंगे। अगर आपको इंजीनियर नहीं बनना है, आपके पास क्लियर एंड कट मोटिव है कि मुझे 11th 12th में आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, कोई अदर फील्ड लेनी है, उसके बावजूद भी आप 9th और 10th में मैथ्स और साइंस दो बेसिक सब्जेक्ट परस्यू करिएगा, ठीक है। आप देखिए ना, आप देखिए कि जो सब्जेक्ट्स और बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स अगर आपको पढ़ने को नहीं दिया जाए, आपके बच्चे को पढ़ने को नहीं दिया जाए, तो आपके बच्चे को या आपको तो पहले ही सोसाइटी से जो है वो अलग कर दिया गया। आपको पहले ही कुछ ऐसी चीज है जो और सब लोगों को आती है पर आपको नहीं आती होगी, आपको कम नॉलेज होगा, ठीक है। एंड ऑल गेम अबाउट इज नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के अराउंड ही सारा गेम यहाँ पे प्ले कर रहा है, किसके पास कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल्स है आज की दुनिया में। और आपके लिए तो वो रास्ता बंद कर दिया गया। तो क्यों है, क्या है, इसके ऊपर तो प्रॉपर डिस्कशन वीडियो आएगी। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, कमेंट करोगे, मुझसे पूछोगे तो, अगर आप लोग चाहोगे तो। बट अभी इतना मान लीजिए कि 9th और 10th क्लास में मैथ्स और साइंस आप लीजिए, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या नहीं है तो भी, ठीक है। अब मैंने ये तो बोल दिया कि 9th 10th क्लास से मैथ्स चाहिए, क्यों, ताकि हम 11th 12th क्लास में मैथ्स और साइंस ले सकें अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो, ठीक है। अब 9th और 10th क्लास में तो मैथ्स और साइंस मिलती है, पर इसके बाद अगला स्टेप हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा। देखिए 9th क्लास में जब आपने मैथ्स और साइंस लेने का डिसीजन ले लिया, अगर फॉर एग्जांपल, तो अगला जो स्टेप है वो ये है, अगली जो प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे अब दो कैटेगरी के बच्चे हो जाएंगे। यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हो जाएंगे, कौन कौन से, एक जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और जिनका जो बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली से नहीं होंगे, हो सकता है वो यूपी से हो, हरियाणा से हो, आसाम साइड से हो, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड से हो, बंगाल साइड से हो, बिहार साइड से हो। तो इनके साथ जो सिचुएशन आएगी, मुंबई साइड से, आई मीन महाराष्ट्र साइड से हो, इनके साथ जो सिचुएशन आएगी कि बचपन से ही अगर आप एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़े हैं अभी 8th क्लास तक, 9th क्लास तक, तो आपके पास ऑब्वियसली सीबीएसई बोर्ड होगा, राइट, सॉरी स्टेट बोर्ड होगा, आपके पास स्टेट बोर्ड होगा, है ना, क्योंकि जितने भी ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं, तो गवर्नमेंट उन पे इम्पोज करती है कि स्टेट लेवल एजुकेशन उनको मिले, तो स्टेट बोर्ड फॉलो कराती है, राइट। तो स्टेट बोर्ड में तो ये सुविधा
कुछ कुछ में होती है, कुछ जैसे बिहार बोर्ड का एग्जांपल लूं तो बिहार बोर्ड में, आसाम बोर्ड में, ठीक है, इन सब बोर्ड्स में जो है, बंगाल बोर्ड में, मतलब बंगाल साइड में जो बोर्ड है, कोलकाता वगैरह के रीजन के साइड में जो बोर्ड बोर्ड है, इवन शायद महाराष्ट्र बोर्ड वगैरह में भी जो है वो मैथ्स और साइंस छोड़ना अलाउ नहीं करते हैं, चाहे आप किसी भी डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट अगर बट जैसे यूपी बोर्ड में शायद ये फैसिलिटी है कि आप छोड़ सकते हैं मैथ साइंस, या जो भी सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं डिफिकल्ट, है ना। तो जो जिन बोर्ड्स में ऑप्शन है, ठीक है, तो उनको हम साइड रखते हैं। जिन बोर्ड में ऑप्शंस नहीं है कि आप मैथ्स छोड़ सकते हैं, उनको तो साइड रखते हैं, क्योंकि आपको तो मैथ साइंस पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपने स्ट्रगल करके 9th 10th में मैथ साइंस पढ़ ही लिया, और पढ़ लिया कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो फिर 11th 12th में तो जो मैं बोलूंगा वो आप कर ही लोगे। पर बात करते हैं उनके ऊपर जहां पे कि मैथ्स और साइंस बोर्ड्स में छोड़ना ऑप्शनल है। अब मैं एक बात बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। मैथ्स और साइंस छोड़ना जो स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसने ऑप्शनल दे रखा है। पर जिस भी स्कूल से डेफिनेटली, अभी आप 8th क्लास में जब 9th में जाएंगे, या जो लोग 9th 10th क्लास कर चुके हैं आपके स्कूल से, जो भी सीनियर होगा वो इस चीज को बहुत रिलेट करेगा कि कहने को तो ये ऑप्शनल है, पर जो एनजीओज होते हैं, जो ब्लाइंड स्कूल्स में आप पढ़ते हो, ठीक है, वो इस चीज को कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड बना देते हैं, ठीक है। तो आपको फोर्स किया जाएगा कि यू हैव टू लीव। अब अगर आपको फोर्स किया जा रहा है तो आप क्या करोगे? अगर आपको फोर्स किया जाए स्कूल्स के थ्रू, एनजीओ के थ्रू कि 9th 10th क्लास में मैथ्स साइंस छोड़ दो, तो आप देखो कि आपके स्कूल में क्या एक या दो बच्चा भी कोई है जिसने मैथ साइंस ले रखा है, या क्या आप अगर उनको बैक फोर्स करते हो तो क्या वो दिलाते हैं? अगर वो दिलाएंगे तो वेल एंड गुड, आप उनसे लड़ो, फाइट करो। बट अगर वो ये बोलते कि नहीं हमारे पास जी कोई फैसिलिटी ही नहीं है, हम नहीं दिला सकते, पढ़ना है तो यही पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है, साइंस मैथ्स लेना है तो कहीं और जाओ, अगर ऐसा कुछ बोल देते हैं, तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ 9th 10th क्लास में साइंस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मैथ साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग के लिए उतना डेडिकेटेड नहीं है, तो फिर ये आपकी चॉइस बन जाती है। और मैं आपको फिर रेकमेंड करूंगा कि आप जिस स्कूल में हो उसी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोडिंग या इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते तो मैथ साइंस बहुत बड़ा कोई रोल प्ले नहीं करेगा आपके लाइफ में। हाँ, मैथ साइंस छोड़ने से एक बहुत बड़ी कमी जो है आपके लाइफ में आ जाएगी, उसके ऊपर बात करें क्या क्या डिसएडवांटेजेस है हम बाद में अगली वीडियो में। बट कोडिंग से रिलेटेड अगर आपका काम नहीं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका काम नहीं है, तो मैथ साइंस आप नहीं भी लोगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाओगे कैसे ना कैसे, बहुत आगे बच्चे बढ़े हैं, आप भी बढ़ जाओगे, ठीक है, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर मैथ साइंस आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में आना है, तो अब बात करते हैं कि जब यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं तो क्या अपने सपने को छोड़ दें? तो अब देखिए, अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे निछावर करनी है अपनी जिंदगी इंजीनियरिंग फील्ड के ऊपर, कोडिंग के ऊपर, और चाहे जान चली जाए पर मुझे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, मुझे कोडिंग करनी है, अगर ऐसी आपकी मानसिकता है, अगर ऐसी आपकी मेंटालिटी है, ऐसा आपने सोच लिया है, ठीक है। एंड अगर कोई पेरेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने भी सोच लिया है कि नहीं आप अपने बच्चे को कोडिंग में डालोगे, करोगे, वो करोगे, सो आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। वो ये है कि आपको अपना ब्लाइंड स्कूल या जो जो भी एनजीओ से आप पढ़ रहे हैं वहां पे आपको तुरंत उसको लीव कर देना है 8th क्लास से ही। और आपको देखना है कि आपकी सिटी की जो एनवायरनमेंट है, जो उसकी हालत है, वो कैसी है। अगर आपकी सिटी की एनवायरनमेंट ऐसी है कि आप 9th 10th क्लास से किसी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, और सपोर्ट की तो गुंजाइश में नहीं करूंगा, जो बच्चे दिल्ली से नहीं है, किसी बड़े शहर से, मुंबई वगैरह से नहीं है, बेंगलोर वगैरह से, तो ये तो मैं उम्मीद नहीं लगाने को बोलूंगा कि आप जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ये उम्मीद लगाइए कि आप किसी स्कूल में जाएंगे नॉर्मल और वहां पे आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं होंगी, टीचर्स को ऑलरेडी पता होगा, वहां पे कोई स्पेशल एजुकेटर होगी। अगर आप, तो मैं नहीं बोल रहा कि आप उम्मीद लगाओ, लेकिन हाँ, अगर इतनी भी अवेयरनेस है आपकी सिटी के अंदर कि एटलीस्ट जैसा वो बच्चा पढ़ रहा है वैसा वो पढ़े, वैसा उसको पढ़ने दो, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है या हमें मिसबिहेव नहीं करना है, और जो सपोर्ट हमसे बन पा रहा है हमें उसे करना है। अगर इतनी भी पोलाइट अगर आपकी सिटी के लोग हैं, ठीक है, तो आप किसी नॉर्मल साइटेड स्कूल में बैठ करके, मतलब वहां पे जाकर के आप एडमिशन करें, वहां पे जाकर के अपना 10th कंप्लीट करिए। थोड़ी मुश्किलें ज्यादा आएंगी पर आप कर ले जाओगे, ठीक है।
अभी मैं आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मुझे पता है कि कैसे करना है, 10th क्लास में क्या करना है, क्या स्क्राइब यूज करना, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, कैसे मैथ साइंस पढ़नी है, वहां पे ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी आगे जो बताऊंगा उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पर ये जो वीडियो है इट इज जस्ट एन ओवरव्यू वीडियो। और ये वीडियो भी देख करके कोई इंसान अगर देखता है उसके अंदर जुनून है, तो वो बहुत आगे चला जाएगा, अपने रास्ते खुद ढूंढ लेगा। मुझे तो ये भी नहीं मिला था, मतलब मुझे बताने वाला तो ये भी नहीं था कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये अलग बात है। तो लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कहीं भी लगता है कोई कि लाइक मुझे जो है वो अ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, है ना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, अगर ऐसा लगता है, अगर ऐसा कुछ है कि, तो मैं एक काम करूंगा, आप कमेंट करिए और उसके ऊपर जो पर्टिकुलर वीडियो है डेडिकेटेड उस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बनाई जाएगी, कि लाइक अगर आपने एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो अब 9th 10th क्लास में आपको एडमिशन लेना है और किसी नॉर्मल स्कूल से पॉसिबल हो तो आपको अपना 10th जो बोर्ड है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगर आपकी सिटी में इतनी भी अवेयरनेस नहीं है तो क्या करना है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सिटी, जैसे मेरे सिटी, मैं गुवाहाटी से हूँ, तो मेरी सिटी में इतनी भी अवेयरनेस नहीं थी शायद उस टाइम पे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर देखें हम, तो हमें जो है वो, आप एक काम कर सकते हैं, हमारे पास एक आता है NIOS बोर्ड। ठीक है, नेशनल ओपन स्कूलिंग का बोर्ड होता है। ठीक है, नेशनल इंडियन ओपन स्कूल्स का कुछ बोर्ड होता है। ठीक है, NIOS उसकी फुल फॉर्म है, NIOS। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब किसी भी ओपन स्कूलिंग बोर्ड से, और किसी भी क्या, जो मोस्ट पॉपुलर बोर्ड होता है वो ओपन स्कूलिंग का NIOS होता है। तो आप देख लीजिए आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपके लोकेलिटी में NIOS के सेंटर्स है कि नहीं है, चीजें है कि नहीं है। तो आप किसी ओपन, मतलब आप ओपन स्कूलिंग, ठीक है, ओपन बोर्ड स्कूलिंग जो है उसमें आप ट्राई करिए कि किसी भी तरीके से आपकी 10th जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और मतलब आपको ये देखना है, कम परसेंटेज के साथ, ज्यादा परसेंटेज के साथ, कैसे भी, पर आपको 10th क्लास में मैथ्स और साइंस के साथ पास आउट होना है। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर आपने 9th 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो आपकी मार्कशीट आई है उसमें मैथ्स और साइंस नहीं लिखी हुई है, तो फिर 11th और 12th क्लास में आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे भी एक और बहुत बड़ा ट्रैप है CBSE वाले बच्चों के साथ, कि अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं लेते हो और अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स लेते हो तो भी आप साइंस नहीं ले सकते हो 11th 12th में। तो ये भी एक जो है वो ट्रैप है, इससे बच के रहिएगा। ठीक है, आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स लेनी है। तो ये हो गया। जब आप 9th और 10th क्लास में जब चले जाओगे, आपकी 10th कंप्लीट हो गई है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 11th क्लास में ढूंढना है। ठीक है, देखिए मैं हमेशा आपको उसी तरीके से गाइड कर रहा हूँ, हायरार्की, कि सबसे पहले बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन पे आपको ट्राई मारना है, फिर अगर कहीं पे दिक्कत आए तो फिर आपको उससे जो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेप है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, अगर बेस्ट पॉसिबल पे ट्राई नहीं हो पाया तो 10th क्लास के बाद आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि 10th क्लास में आपके भले मार्क्स ऊपर नीचे हो थोड़े से, पर आपके बेसिक्स सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, कि मतलब अगर आपसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाए तो अच्छे हो। और देखिए मैं एक बार, 10th क्लास में अगर आपने बोर्ड्स दिया है और आपको पूरा मन है कि भाई मैं इंजीनियरिंग करूंगा ही करूंगा, जेई करूंगा ही करूंगा, चाहे जिंदगी में जो भी हो जाए, तो इसमें एक चीज ये है कि ध्यान रखिएगा कि भले ही किसी और सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स कम हो जाए, भले ही आपके SST में 50% ही आए, भले ही इंग्लिश में आपके 60% ही आए, पर मैथ्स और साइंस में आपके पास 80+ होने चाहिए। 80+ इसलिए नहीं कि मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, 80+ इसलिए कि आपके बेसिक सारे क्लियर हो, कि आप स्टैंड आउट कर पाए। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने बस ये वीडियो बनाई है, 4 5 साल बाद, मतलब 2029 30 के टाइम पर जो बच्चा, जो भी कोई इंसान जाएगा, तो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में भी शायद बहुत कंपटीशन बढ़ जाए साइंस मैथ्स को लेकर के, इसलिए। तो अभी मैं 11th क्लास में क्या करना है, आपको 10th की बोर्ड्स हो गए, अब 11th क्लास में, ठीक है, आपको अप्रोच करना है
कुछ बड़े एनजीओस को, ठीक है, जहां से कि आप कर पाए। तो कुछ एनजीओस का नाम ले रहा हूँ, उनकी तरफ से कोई ब्रांडिंग और फंडिंग मुझे नहीं मिली है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन से बस मैं वो दे रहा हूँ आपको, जो मैंने अपने टाइम पर रिसर्च करी थी। तो दो ही सबसे ज्यादा आज के टाइम पे, मतलब 2026 की बात करूं तो आज के टाइम पे दो ही एनजीओ मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए विलिंग करते हैं। पहला है नैब, और नैब की भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो उसमें आपको जो दिल्ली है, अच्छा नैब की पहले फुल फॉर्म बोलता हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो NAB इसका फुल फॉर्म है। तो दिल्ली के आर के पुरम में ये है, ठीक है, यहाँ से एट दिल्ली के आर के पुरम के सेक्टर 5 में, ठीक है। तो आप एक तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैं किसी भी एनजीओ की डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, मतलब जैसे फोन नंबर वगैरह है ना, क्योंकि वो मेरी ऑथोरिटी नहीं है। आप जो भी उनका लीगल प्लेटफॉर्म है, जैसे वेबसाइट हो गया उनका, जो भी हो गया, ऐप हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, फेसबुक पेज हो गया, वहां से जो आपको हेल्पलाइन नंबर डिटेल्स मिल जाए वो ठीक है, बट पब्लिकली मैं अवेल नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। तो आप उनके हेल्पलाइन पे कॉल करके जो भी आप बात कर सकते करिए। और तो एक तो वो एनजीओ हो गया, दूसरा देहरादून का NIVH, उसका नाम अगर चेंज हो गया हो अब तक तो सॉरी फॉर डेट, बट पुराने नाम के हिसाब से NIVH देहरादून का, वहां पे भी आप आ, पूछ सकते हैं। सक्षम ट्रस्ट भी एक एनजीओ है, बट वो कितना प्रोवाइड करती है, क्या करती है, इसके बारे में ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि NAB से मैं खुद पढ़ा हूँ और देहरादून से मेरे थोड़े दोस्त वगैरह हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे, ठीक है। बाकी सक्षम वगैरह से थोड़ा सा मैं नहीं जानता उतना, बट आप इन तीन एनजीओ के पास डिटेल लीजिए, तीनों में से कोई ना कोई एनजीओ आपकी हेल्प करेगा जहां पे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने ड्रीम को लेकर के। तो ये सब बातें हो गई। इसमें एक बताना चाहता हूँ, एक कैच है, एक ट्रैप है, वो ये है कि हम ये सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में फंसते हैं कि पहले 10th के बोर्ड्स हो जाए कंप्लीट, फिर हम इन सब के बारे में सोचेंगे। वो नहीं करना है, ठीक है, वो नहीं करना है। आपके 10th के बोर्ड्स शुरू होने से पहले, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 2027 में अगर 10th क्लास की बोर्ड्स हैं अगर आपके, तो आपको 2027 के जनवरी फरवरी से ही आपको पूछना शुरू कर देना होगा, क्योंकि बहुत लिमिट बच्चे ये लोग उठाते हैं, एक या दो बच्चे उठाते हैं सिर्फ। और साइंस की कोई कैटेगरी नहीं होती है इन एनजीओ में, इनमें होता है टोटल अकोमोडेशन। जैसे नैप की बात बोला, यहाँ पे होता है टोटल अकोमोडेशन। टोटल 10 बच्चे की अकोमोडेशन अगर होगी, ठीक है, और दसों के दसों अगर आर्ट्स वाले आ गए तो भी वो एडमिशन दे देंगे और आपका नहीं होगा। 10 में से अगर 8 बच्चे साइंस आर्ट्स वाले आते हैं, 2 साइंस वाले आते हैं, तो भी अकोमोडेशन होगा। और 10 में से अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा आर्ट्स एक बच्चा साइंस और बाकी 7-8 जो बच्चे हैं वो आर्ट्स वाले आते हैं, तो भी सीट फिल हो जाएंगे, आपको फिर बोल देंगे कि वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड अकोमोडेशन, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। तो आपको बहुत पहले से ही, और पॉसिबल हो तो जब आप 9th क्लास में आए या 10th क्लास में, जब आप 10th क्लास में हो तभी से आपको लिंक्स, क्योंकि देखिए एक बहुत ही बात बताता हूँ जो तीखी बात लगेगी, वो यही है कि हमारे इंडिया में इवन एजुकेशन के मामले में भी और विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में भी और इवन इन एनजीओ में भी ज्यादातर काम लिंक, सोर्सेज और पैसों पे ही होता है, ठीक है। भले ये बात कंट्रोवर्शियल हो, पर जो सच्चाई है एक बच्चे के लिए वो तो जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो 11th एंड 12th आपको जो है वो किसी एनजीओ का सहारा लेना है। अगर एनजीओ का सहारा नहीं मिलता है, ठीक है, बेस्ट केस पॉसिबल नहीं हुआ, तो उससे कॉम्प्रोमाइज जो चीज है वो आप कर सकते हैं कि अपने स्कूल में अगेन 9th 10th की तरह आप पता करिए कि क्या कोई स्कूल है जो जो आपको एडमिशन दिला सकता है, और वहां पे एटलीस्ट आपको मिसबिहेवियर ना देखने को मिले, और आप फिर उस स्कूल के साथ आप कॉपरेट करिए, वहां के बच्चों के साथ पढ़ाई करिए, वहां के टीचर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट करिए। और द वर्स्ट केस डेट यू कैन डू कि आप NIOS बोर्ड के साथ वापस से जाएं, ठीक है। बट यहाँ पे फिर दो बात बताना चाहता हूँ, NIOS बोर्ड की एक दो बहुत जो है वो खराब मतलब ड्रॉबैक एक तरीके से बोल सकते हैं। ड्रॉबैक नंबर 1, आपको वहां पे कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी। जैसे स्कूल में तो बाकी बच्चे कुछ नहीं भी मिलेगा तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं ये तो आपको मिल जाएगा, और टीचर क्या बता रही है। NIOS में आपके पास सिर्फ सिलेबस होगा और गाइडेंस कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। मतलब 90% गाइडेंस तो नहीं होगी, 10% में जो उनकी सेंटर में जाके आप कुछ पता कर लो, फॉर्मेलिटीज कर लो, वो अलग बात है। तो NIOS के सबसे पहला ड्रॉबैक ये है। ड्रॉबैक नंबर 2, अगर आप 10th क्लास अगर आप NIOS बोर्ड से पास आउट करते हैं,
तो रियलिटी यही है कि जो ये एनएबी नैब जैसे जो एनजीओज हैं, सक्षम जैसे एनजीओज हैं, और एनआईपीएच वाले जो एनजीओज हैं देहरादून के, ये जितने भी बड़े बड़े एनजीओज हैं, वो कम मौका देती है कि कोई एनआईएस बोर्ड से अगर 10th क्लास करके आया है तो मतलब उनको कम आंकती है। ठीक है, उनको प्रायोरिटी कम दी जाती है। अगर आपके पास एक आप हो जो 10th क्लास में एनआईएस बोर्ड से साइंस पढ़ा है, और एक आपका कॉम्पिटिटर है, आपके बगल का बंदा है जो जिसने आर्ट्स लेकर के किसी ब्लाइंड स्कूल से पढ़ाई करी है, या 10th या 9th 10th उसने सीबीएसई बोर्ड से करा है, तो आपको हटा करके उसको चांस दिया जाएगा। क्योंकि रियलिटी वही है कि कोई एनजीओ आपके करियर के बारे में नहीं सोचना चाहती। आपका करियर, आपका आपकी भलाई उनकी सेकंड प्रायोरिटी है। जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि उनकी इमेज कैसे अच्छी हो, उनका नाम कैसे बड़ा हो। क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो भी किसी और के साथ compete कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो उनका है रहेगा कि भाई किसी ऐसे बच्चे को हम ना उठा ले जो कि बाद में चल करके रिजल्ट खराब करे और हमारा नाम डुबो दे। ठीक है, सो दैट्स द रियलिटी। तो ये है। और एनआईओएस बोर्ड की जो थर्ड ड्रॉबैक है वो ये है कि सीबीएसई बोर्ड से अगर आप पढ़ाई करते हैं 11th 12th में, तो एटलीस्ट उसकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो आप एनजीओ से अवेल करा सकते हैं। जैसे एनआईवीएच, नहीं सॉरी, सक्षम और नैब, इन सबसे करा सकते हैं। या बुक शेयर नाम की जो एक लाइब्रेरी है वहां से भी आप करा सकते हैं। आप ऐसे यूट्यूब पे सर्च करिए बुक शेयर, उनका यूट्यूब चैनल भी मिलेगा आपको। गूगल पे सर्च करिए bookshare.org, तो उनकी वेबसाइट मिलेगी। आप जा करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है, मतलब ये जितने भी बुक्स हैं उनको उनको पीडीएफ फॉर्म में, या जो भी एक्सेसिबल फॉर्मेट होता है, विजुअली इम्पेयर्ड लोग उसको रिलेट कर पाएंगे, उसमें प्रोवाइड कराती है। वर्ड फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराती है, जिसमें कि हम सुन सके। जो बुक्स है ऑडियो बुक के फॉर्मेट में भी मिलता है, मैथ साइंस की जो बुक्स होती हैं वो। लेकिन एनआईओएस बोर्ड का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, बुक शेयर, नैब, इन सब से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 ड्रॉबैक हैं अगर आप एनआईएस बोर्ड को परस्यू करते हैं। देखिए 99% चांस फर्स्ट या सेकंड स्टेप में हो ही जाएंगे क्लियर। थर्ड स्टेप 0.1%, 1% बच्चों के लिए है कि आपकी किस्मत, आपके तारे बहुत ही ज्यादा गर्दिश में है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें भी मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर पॉसिबल है, ठीक है, तो 9th 10th क्लास कहीं से भी कर लीजिए। 11th 12th में भले ही आपको ना मिले एनजीओ में, एनजीओ वगैरह में, या किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन, तब एनआईओएस से कर लीजिए। पर 9th 10th में ज्यादा ट्राई करिएगा, क्योंकि 9th 10th में अगर आप मेन स्ट्रीम स्कूल से पढ़ लेते हैं तो 11th 12th में जो बड़ी बड़ी एनजीओ होती हैं ये ज्यादा आपको प्रायोरिटी देंगी। और मेरा विश्वास मानेगा, आप में कितना भी टैलेंट हो, बट सपोर्ट बहुत मायने रखता है उस फील्ड के लिए जिस फील्ड में आप और मैं, हम सब कदम रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि कुछ बफर टाइम्स है जिनको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो बफर टाइम्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 8th से जब 9th में मूव करोगे, ठीक है, जब 8th से और 9th में मूव करोगे, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अच्छे से लैपटॉप चलाना सीख ले। अब लैपटॉप चलाने का मतलब नहीं कि कोडिंग सीख ले, नो, या एक्सेल चलाना सीखे, नो। हमारे विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी में लैपटॉप चलाना मतलब वर्ड एक्सेल चलाना नहीं। लैपटॉप चलाना का मतलब है कि आप खुद से इंटरनेट पे कोई आर्टिकल, कोई बुक, कोई रिसोर्सेस एक्सप्लोर कर सके। आज के टाइम में आपको चैट जीपीटी चलाना आना चाहिए, और आपको एमएस वर्ड में मैथ्स के जो एक्सप्रेशंस हैं वो लिखने आने चाहिए, नोट्स बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, सर ये कैसे करते हैं भाई, मतलब मैथ्स के एक्सप्रेशन वगैरह कैसे लिखते हैं अगर कोई नहीं जानता। तो ठीक है, इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, हाउ टू राइट मैथ एक्सप्रेशन इन वर्ड। बट ठीक है, तो ये चीज आपको सीखनी है। और आज के टाइम पे मैं वीडियो लाऊंगा, पर आज के टाइम पे ये चीज सीखना तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। चैट जीपीटी वगैरह हर तरफ से जो है वो आपको मिल जाएंगे रिसोर्सेस, चीजें। ठीक है, तो ये है, तो आपको ये सीखना है। और 10th से जब आप 11th क्लास में मूव करोगे तो जो बीच का टाइम होगा उसमें आप रिसर्च, एडमिशन प्रोसेस, इन सब में तो आप बिजी रहोगे ही रहोगे। बट इस 1 महीने, 1.5 महीने का जो गैप होगा, 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स का जो गैप रहेगा, इस गैप में आपको ये एक्सप्लोर करना है कि जेई में क्या क्या रिक्वायर्ड है, कौन से सिलेबस रिक्वायर्ड है, क्या क्या है, कौन से आप कर सकते हो, कौन से आप नहीं कर सकते हो बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड। और इन सब के अलावा
आपको बेसिक कैलकुलस की डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक थोड़ा अपना बेस बनाने पे ध्यान दीजिएगा। अब ये रही एक बेसिक ओवरव्यू, ठीक है, कि आप कैसे करियर बिल्ड कर सकते हैं। अब अगर कोई है आप में से जो इस स्टेप पे आगे बढ़े तो प्लीज मुझसे करिए कांटेक्ट। इस वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो official.technicaldna@gmail.com पे ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपके सपोर्ट के लिए बिल्कुल जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। इसके अलावा जो है वो जेई कैसे करते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है क्या नहीं होता, इन सब के ऊपर भी जो है वो अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी, आप लोगों की मांग होगी तो वीडियो जरूर आएगी, ठीक है। तो डोंट वरी, उसकी चिंता मत करिए। बट है कि डिमांड आप कितना प्रोड्यूस करते हो उस चीज की, तो उस हिसाब से फिर वीडियोस आएंगी, ठीक है। आ, हो सकता है इस वीडियो में कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनको मेरी बातें पल्ले नहीं पड़ी होंगी, 8 9th क्लास में नहीं होंगे, वो 11 12 में होंगे, कॉलेज में होंगे, और वो तब से वेट कर रहे हैं कि मैं आप लोगों के बारे में क्या बोलूं, है ना। आप लोगों क्या करना है जो 9th 10th में मैथ साइंस नहीं लिया, 11 12 में आर्ट्स ले लिया, बीए एमए कर लिया है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ये मान लीजिए कि आपसे जो बड़े लोग थे, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, और जो आपके एनजीओ के टीचर थे, ठीक है, उन्होंने आपको एक अच्छा खासा प्रसाद दे दिया है मिस गाइडेंस के नाम पे, ठीक है। और बड़ों का दिया हुआ प्रसाद खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं करा जा सकता इसके पीछे का। बाकी अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा सकता तो मुझे कोडिंग सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सीखनी चाहिए, बिल्कुल कोडिंग करनी चाहिए। जैसे मुझे म्यूजिक में मुझे तबला इंस्ट्रूमेंटल प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, पर क्या मैं तबला वादक हूँ, क्या मैं म्यूजिक से पैसे कमा रहा हूँ, नहीं, मेरा मेन स्ट्रीम तो कोडिंग ही है ना। तो वो तो एक स्किल हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं पर उनको गिटार भी आता है। तो फिर अगर इंजीनियर्स के पास जो है वो थर्ड पार्टी अगर स्किल्स हो सकती है, तो एक आर्ट्स वाले के पास कोडिंग की स्किल क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, और आप लोगों को सीखना चाहिए। इवन हमारे कम्युनिटी में एनवीडीए का जो डेवलपमेंट है, एनवीडीए का जो डेवलपमेंट, एनवीडीए के जो बड़े बड़े एडॉन्स डेवलप करते हैं, जो लोग गिटहब पे कंट्रीब्यूट करते हैं, मोस्ट ऑफ दी आर नॉन इंजीनियरिंग, फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है, पर उनको कोडिंग बहुत अच्छी आती है। तो भले ही आप उससे पैसा ना कमा पाओ बहुत ज्यादा, या आपको नेम फेम ना मिले, पर उससे आप एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और वो भी बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ, ठीक है। और पैसा भी कमा सकते हैं थोड़ा मोड़ा एज अ साइड इनकम, बस उसके लिए थोड़ा सा दिमाग और स्किल होना चाहिए, डेट्स इट। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब आप बताइएगा कि अगली वीडियो किसके ऊपर आनी चाहिए, क्या टॉपिक के ऊपर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो था कि आप रोड मैप एक तरीके से कि कैसे कैसे हम चीजें कर सकते हैं। चलिए फिर स्टे ट्यून्ड विद टेक्निकल डीएनए, वील मीट नेक्स्ट टाइम।